पार्ट 2 है, ठीक है ना? जिसके अंदर एग्जाम्पल भी है, थ्योरम भी है, जो है ना 10.1 पर में सिद्ध करना, 10.2 पर में ये देखो आपके सामने जो है स्क्रीन पर उनको सिद्ध करना। आज इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे ना। और ये 10वीं पर्सनैलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लास्ट विगत 5 वर्षों में पूछे गए हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, और जो इस बार आने के चांसेस है, तो उन पैटर्न को आज अपन सीखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए तो बच्चों इस चैप्टर में दो थ्योरम है। एक तो अपने 10.1 पर में, ठीक है ना, और दूसरी है 10.2 पर में। तो इसको सिद्ध करने वाला भी एक सवाल आ सकता है कि सिद्ध करके दिखाओ, है ना? तो वो अपन करेंगे। 10.1 में क्या होता है? 10.1 में ये होता है कि एक वर्त है और इसकी स्पर्श बिंदु है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये वर्त का केंद्र है। तो 10.1 प्रमेय के अनुसार स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है ना, वो लंब होती है। ये 10.1 प्रमेय कहती है, ठीक है ना? क्या कहती है? स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये 10.1 प्रमेय कहती है। 10.2 प्रमेय क्या कहती है? 10.2 प्रमेय के अनुसार 10.2 प्रमेय के अनुसार बाहरी बिंदु से वर्त के ऊपर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। कितनी? दो। और दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। दस मिनट दोपहर में कितनी है? बाह्य बिंदु से वर्त पर दो स्पर्शरेखा खींची जाती है। कितनी? दो स्पर्शरेखा खींची जाती है। और दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मान लीजिए ये ए है और ये स्पर्श बिंदु बी है और ये स्पर्श बिंदु सी है। तो इसकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ये पर में 10.2 कहती है। तो अपने को ये सिद्ध करना है, ठीक है? तो देखते हैं। तो देखिए अपन इसको सिद्ध करेंगे। पर में 10.2 क्या कह रहा है? पर में 10.2 कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। तो देखो ये वाला पी बिंदु बाह्य बिंदु है, ये वर्त है ओ केंद्र वाला, और इस वर्त पर बाहर वाले बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई। एक तो है आपकी पी क्यू और दूसरी है आपकी पी आर। ये स्पर्श रेखा है और ये आपका स्पर्श बिंदु क्यू है, ये स्पर्श बिंदु आर है। सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है। लिखा है ना, लंबाई बराबर होती है। ये तो दिया हुआ है, लेकिन अपने को सिद्ध करने से संबंधित प्रश्न आ सकता है। सिद्ध करिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध करना होता है। तो कैसे करेंगे सिद्ध, वो मैं बता देता हूँ। देखो अपन अभी अभी 10.1 पर में क्या सीखा? पर में 10.1 के अनुसार स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या है वो क्या होती है? लंब होती है। तो अपन बोल देंगे ये समकोण। और यहाँ पर भी देखो दूसरा स्पर्श बिंदु ये रहा। इस स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या है वो क्या होती है? लंब होती है, ठीक है? ये लिख दिया अपन ने। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपन क्या लिखेंगे? ये जो ओ क्यू है वो लंब है किस पे? पी क्यू पे। तो लिख देंगे ओ क्यू लंब है पी क्यू पे। पर में 10.1 के अनुसार, पर में 10.1 से, पर में 10.1 के अनुसार जो स्पर्श बिंदु है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना? स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या वो क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ क्यू लंब है पी क्यू पे, ठीक है ना? कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर ओ क्यू स्पर्श बिंदु है। देखो ये दिखाई दे रहा है क्यू, ये क्यू बिंदु स्पर्श बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु क्यू से, ठीक है? तो ये लिख देंगे स्पर्श बिंदु क्यू से ओ क्यू जो त्रिज्या है वो क्या होगी? लंब है पी क्यू पे 10.1 के अनुसार। इसी तरह दूसरा स्पर्श बिंदु कौन सा है? आर। तो यहाँ लिख देंगे स्पर्श बिंदु आर से, स्पर्श बिंदु आर से जो ये त्रिज्या है ओ आर, ये भी क्या होगी? लंब होगी ना? तो स्पर्श बिंदु आर से ये जो ओ आर त्रिज्या है वो भी लंब होगी। तो लिख देंगे आर ओ त्रिज्या लंब है पी आर पर।
ये भी पर में 10.1 से आया, ठीक है, पर में 10.1 से। अब देखो अपन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ दो त्रिभुज है, एक तो ये रहा पी क्यू ओ, दूसरा है पी आर ओ। अगर पर इन दो त्रिभुजों को क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे, तो समरूप करने पर क्या हो जाएगा, समरूप करने पर ये और ये बराबर सिद्ध हो जाएगी ना, तो वो करते हैं, ठीक है। तो इसको समरूप करने के लिए आपको पता है ना, समरूप नहीं देखिए बेटा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दो त्रिभुज है, एक है पी क्यू ओ, दूसरे पी आर ओ, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। अपन इन दो त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग कर देंगे। क्या करेंगे, सर्वांग। जैसे अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर देंगे, तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, तो उससे ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर्वांग करेंगे, और सर्वांग करने के लिए नियम है ना, एस 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 सर्वांग, एस से एस सर्वांग नियम, एंगल साइड एंगल सर्वांग नियम, आरएचएस नियम, और अपना एक और होता है ना, एंगल एंगल साइड वाला। तो इनमें से एक नियम लगेगा और उस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। दो त्रिभुजों को सर्वांग करने के लिए अपन तीन माप देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला समकोण त्रिभुज है ना, और ये भी वाला समकोण त्रिभुज है। तो सम ये हो गया कर्ण, कोण हो गया समकोण, और समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण होगी, ये लंब होगी और ये आधार होगी। ठीक इसी तरह ये 90 डिग्री वाला समकोण, इसके सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आरएचएस नियम लगेगा इसमें, 90 डिग्री वाला, कर्ण वाला और अन्य भुजा। ठीक है, तो अपने दोनों त्रिभुज लेते हैं। मैंने लिया सबसे पहले त्रिभुज ओ क्यू पी, मैंने लिया त्रिभुज ओ ओ क्यू पी, और त्रिभुज दूसरा है ओ आर पी, दूसरा त्रिभुज है ओ आर पी, ये दो त्रिभुज ले लिए। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसके अंदर इधर वाला कोण देखो क्यू, और इधर वाला आर 90 डिग्री है, तो लिख देंगे कोण क्यू बराबर है कोण आर, कारण 90 डिग्री ये समकोण है। क्यों समकोण है समकोण इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो प्रमेय 10.1 के अनुसार ओ क्यू त्रिज्या लंब है पी क्यू पे, इस पर बिंदु क्यू से। ठीक इसी तरह आर ओ त्रिज्या लंब है पी आर पर, इस पर से का पी आर पर बिंदु, इस पर बिंदु आर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लिया, ये इस पर बिंदु है तो ये त्रिज्या लंब हो जाएगी इसके ऊपर, ये स्पर्श बिंदु है तो ये त्रिज्या इस पर लंब हो जाएगी पर में 10.1 के अनुसार, इसलिए क्यू और आर समकोण हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कर्ण, समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, तो इस वाली त्रिभुज देखो ये 90 डिग्री है, इस समकोण, इसकी समभुजा ये वाली कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे पी ओ, इसमें भी आ रहा है बराबर, पी ओ इसमें भी आ रहा है, उभयनिष्ठ कर्ण, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कर्ण, उभयनिष्ठ कर्ण दोनों के अंदर आ रहा है, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ कर्ण, दोनों के अंदर आ रहा है, इसलिए अब ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा माप क्या देख पा रहे हैं, तीसरा माप लंब देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये भी त्रिज्या, यहाँ पर ये भी त्रिज्या है, और एक त्रिभुज की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके अंदर आ रही है त्रिज्या ओ क्यू, यहाँ ओ क्यू त्रिज्या, और इसके अंदर आ रही है अपनी ओ आर त्रिज्या या आर ओ त्रिज्या, दोनों लिख सकते हैं, ओ आर या आर ओ एक ही बात है। ये भी बराबर है, क्यों लिखेंगे बराबर, क्यों है, कारण लिखेंगे क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या से, त्रिज्या से ये बराबर है। तो अपना नियम क्या लगा, आर ये एच ये एस, राइट एंगल हाइपोटेनस और अदर साइड, ये हो गया आर एच एस। इसका मतलब आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग हो गए। तो लिख देंगे त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समय, ठीक है ना। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं उसके सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तो मैं बोल सकता हूँ इस त्रिभुज की भुजा, इस वाली त्रिभुज की भुजा पी क्यू और इसकी भुजा पी आर क्या है, बराबर है, कह सकते हैं। तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया। ये देखो प्रश्न इस टाइप से आएगा, ये तो अपन में दे रखी है, मैंने आपको सिद्ध करना सिखाया है कि बाहर वाले बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींचते हैं वो बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। तो मैंने सिद्ध करना सिखा दिया, मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा बराबर होती है, तो लिख देंगे स्पर्शरेखा बराबर बाह्य बिंदु से, ठीक है, तो लिख देंगे ठीक है, बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा बराबर होती है, ये अपन ने पर में 10.2 को सिद्ध किया।
10.2 पर में 10.2 सिद्ध कर दी, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इसको भी देखना, बोर्ड में फाइनल एग्जाम ऐसे पर्सन भी पूछे जा सकते हैं। चलो चलते नेक्स्ट थ्योरम। जैसे अपन ने उस सवाल में सिद्ध किया था कि बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा बराबर होती है, ठीक इसी प्रकार इस सवाल में अपन सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर जो कोण बना है वो समकोण है 90 डिग्री का, ये सिद्ध करेंगे। क्योंकि पर में 10 मिनट के लिए वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये स्पर्श बिंदु से जो स्पर्शरेखा होती है वो यहाँ पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है, लिखा है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। तो इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, सिद्ध करेंगे। यहाँ पर इस वाले स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ये त्रिज्या है, यहाँ पर ये भी त्रिज्या है, ये लंब होती है, सिद्ध करना है अपने को, ये सिद्ध करना है क्या, कि ओ क्यू जो है वो लंब है और दूसरा क्या है, ओ क्यू जो है वो लंब है किस पे, पी क्यू पर। और दूसरा यहाँ पर आर ओ जो है ये भी लंब है किस पे, पी आर स्पर्श रेखा पर। लंब बोला गया इसका मतलब यहाँ पर पी क्यू ओ 90 डिग्री, पी आर ओ 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। ठीक है, 90 डिग्री लेके आना है दोनों को। तो सिद्ध करते हैं, देखो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले सवाल में किया है। पहले इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसका ये वाला कोण क्यू, इसका ये वाला कोण आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर अपन चतुर्भुज के चारों कोण लेंगे, चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये ओ, ये आर, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और यहाँ पर एक नियम याद रखना पड़ेगा कि त्रिज्या, ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, स्पर्शरेखा, ये जो स्पर्शरेखा है इसके बीच का कोण और जो त्रिज्या यहाँ पे इनके बीच के कोण, केंद्र बने त्रिज्या, इनके बीच का कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ संपूरक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना होगा। ये चक्री चतुर्भुज है इस तरह से, इसमें समूह कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, संपूरक होता है। तो चारों का योग 360 है, केवल इन दोनों का जोड़ मिला करके इसका और इसका मिल जोड़ कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं सबसे पहले, पहले इन दोनों त्रिभुजों करेंगे सर्वांग सम, तो लिखते हैं। और देखो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बाहर वाला बिंदु है, वो बाहर वाले बिंदु से ये जो स्पर्शरेखा खींची गई है पी क्यू, और ये जो स्पर्शरेखा खींची गई पी आर, ये क्या होगी, बराबर होगी। तो अपन लिख सकते हैं, है ना, पी क्यू बराबर है पी आर के, कारण लिखेंगे पर में 10.2 से, अभी सीधी किया था ना अपन ने वैसे ही, पर में 10.2 से ये लिख देंगे। अब चलो इसको सिद्ध करते हैं, इसलिए सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ओ क्यू पी, तो लिख देंगे त्रिभुज ओ क्यू पी, और दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे ओ आर पी, त्रिभुज ओ आर पी, इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए कौन सा नियम लगेगा चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा ये तो अभी तक 90 डिग्री आया नहीं, तो लाना है, यहाँ पर लाना है ना, ये सिद्ध करना है। मैं 10.1 पर मेरे को सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अपन जो है ना 10.1 पर मेरे को सिद्ध करेंगे, मैं 10.1 पर मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ अभी, कि 10.1 पर में क्या कहती है, जो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर होकर जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये अपने को सिद्ध करना है। ये सिद्ध करेंगे, तो चलो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को करते हैं सर्वांग। कैसे करेंगे, देखो इस त्रिभुज के तीन माप, इसके तीन माप कौन कौन से है वो बराबर वो चेक करना है। क्योंकि दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करने के लिए तीन माप देखने होते हैं, कोई तीन माप, वो कौन कौन से हैं वो चेक करेंगे। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है इसकी ये भुजा जो त्रिज्या है और इस त्रिभुज की भुजा जो त्रिज्या है, वो दोनों त्रिज्या बराबर है, तो इसकी ये भुजा बराबर आ गई। और ये क्या देखो, ये पी क्यू, ये पी आर, बाहर वाले बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा है, ये भी बराबर होती है। तो इससे ये हो गया कि इस त्रिभुज की ये वाली और इस त्रिभुज की ये वाली बराबर है। ठीक है, और तीसरा क्या देख पा रहे हैं, ये वाली बीच वाली पी ओ दोनों में है,
इस प्रकार एसएसएस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ठीक है, तो लिखते हैं, मैंने लिखा ओ क्यू, इसकी ओ क्यू और इसके अंदर आर ओ, ये बराबर है कारण त्रिज्या से, वर्त की त्रिज्या से, कारण त्रिज्या से, इसलिए दोनों बराबर है। ठीक है, त्रिज्या से लिखते हैं कारण। उसके बाद मैंने देखा ये पी क्यू, ये पी आर भी बराबर है, पी क्यू बराबर है पी आर के, क्यों, इस पर शेखा है बाहर वाले बिंदु से, लिख देंगे पर मैं 10.2 से, पर मैं 10.2 से, ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची किस रेखा बराबर होती है लंबाई में। और ये पी ओ कॉमन है दोनों में, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ है, पी ओ बराबर पी ओ, उभयनिष्ठ है, लिख देंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ। तो फिर क्या हुआ, एस 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 नियम लगा, तो इस प्रकार त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ आर पी, किस नियम से, एस 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 से। ठीक है, फिर अपन जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन इसका, इस त्रिभुज का कोण क्यू और इस त्रिभुज का कोण आर बराबर बोल सकते हैं बाई सीपीसीटी से। बाई सीपीसीटी का मतलब होता है संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पी क्यू ओ आर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग लिखेंगे, तो लिख देंगे चतुर्भुज पी क्यू ओ आर के कोणों का योग, अंतःकोणों का योग, के अंतःकोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे चारों कोणों का जोड़, तो यहाँ लिखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एंगल ओ प्लस एंगल आर, चारों कोणों का जोड़ 360 होगा। ठीक है ना। एक नियम ये भी याद होना चाहिए अपने को कि ये है चक्रीय चतुर्भुज भी है, और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पर्शक है उसके बीच का कोण और ये जो त्रिज्या है उसके बीच के कोण, ये समकोण हो गए, इनका जोड़ क्या होता है, संपर्क होता है। ठीक है ना। तो इनका योग क्या हो जाएगा 180। तो पी और ओ, ये पी वाला कोण, ये ओ वाला कोण, इसका जोड़ होगा 180, संपर्क का मतलब 180। तो पी और ओ का हो गया 180, इन दोनों को जोड़ने में कितना आ गया 180। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे पी प्लस ओ बराबर हो गया 180, तो यहाँ लिख देंगे, देखो पी प्लस ओ, पी प्लस ओ बराबर कितना है 180, ये संपूरक है। ठीक है, याद रखना। अब क्या बचा, बच गया Q और R, तो यहाँ लिख देंगे Q प्लस R बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस 180 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो इधर रह जाएगा Q प्लस R बराबर 360 डिग्री, जो प्लस में था इधर जाके माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या रह गया, Q प्लस R बराबर 180 रह गया, 360 में से 180 घटा देंगे तो 180 रह गया। अब देखो Q प्लस आर, अब आके कोई हल नहीं हो रहा, तो अपन देखो समीकरण 1 को देखेंगे, समीकरण 1 को Q की जगह R को लिख सकते हैं और R की जगह Q को लिख सकते हैं। तो Q बराबर R और R बराबर Q है, इसलिए तो मैंने क्या किया, Q को Q रखा और R को बदल के लिख दिया Q। तो R की जगह क्या लिख दिया Q, तो मैंने लिख दिया Q बराबर 180 डिग्री। तो ये Q प्लस Q हो गया 2Q, 2Q बराबर 180 डिग्री। फिर कोण Q कितना आ जाएगा, 180 में 2 का भाग दे देंगे, तो जैसे इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ पर समीकरण 1 से क्या हुआ, कोण Q और कोण R के बराबर है, तो ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। ये लो पर में 10.1 सिद्ध हो चुकी है, पर में 10.1 हैंस प्रूफ। क्या है 10.1, कि इस बिंदु से जो त्रिज्या है वो लंब होती है। तो देखो कोण यहाँ पर क्या आया, Q 90 आया, तो देखो 90 आ गया यहाँ पे, और R कितना आया, ये 90 आया, तो यहाँ पर ये त्रिज्या 90 का कोण बना रही है।
यहाँ पर ये त्रिज्या 90 कोण बना रही है, ये सिद्ध हो गया 10.1 पर में। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, ये है उदाहरण। ठीक है, 10.1 प्रश्नावली 10.2 प्रश्नावली जो है उसका उदाहरण है। देखो क्या कह रहे हैं प्रश्न, ये उदाहरण कह रहे हैं अपने को सिद्ध करना है कि दो सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वर्त वो होता है जिनका केंद्र एक ही हो, मतलब दोनों वर्त एक ही केंद्र से बने होंगे, उसको बोलेंगे सकेंद्रीय वर्त। तो सकेंद्रीय वर्त में बड़े वर्त की जो जीवा है वो छोटे वर्त को स्पर्श भी करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब हो गया, देखो ये वाला बड़ा वर्त, ये बड़ा वर्त है, C1 वाला बड़ा वर्त है और ये C2 वाला छोटा वर्त है। तो बड़े वर्त की जो जीवा है AB, ठीक है ना, वो छोटे वर्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है और ये जो स्पर्श बिंदु हो गया P, जो क्या करता है इस AB का समद्विभाजन करता है, लिखा ना, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु P है वो स्पर्श बिंदु है, वो इसका समद्विभाजन करता है, जीवा जीवा का समद्विभाजन करता है। तो ये सिद्ध करना है AP और PB बराबर है, तो ये सिद्ध करना अपने को। सिद्ध करें कि जो स्पर्श बिंदु P है, जीवा AB का समद्विभाजन करता है। तो इसका मतलब ये लाने के लिए अपने को AP बराबर PB बताना होगा, ये लाना होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे ला सकते हैं, दो तरीके से ला सकते हैं बच्चों। कैसे, दोनों बता देता हूँ। देखो पहला तरीका, रचना करेंगे, A को O से मिलाया और O को B से मिलाया और ये यहाँ पर लंब है और ये अपन 9th में पढ़ा है, 9th कक्षा के अंदर, के अंदर से जीवा पर खींची गई रेखा लंब होती है। ठीक है ना, ये अपने पढ़ चुका है, जो 9th में पहली पिछली बार 10वां चैप्टर था और अभी जो नई बुक में 9वां चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर ये नियम था कि केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब होती है, लंब डालती है। तो ये लंब रेखा हो गई, समकोण कोण बनाती है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो है ओ ए बड़े वर्त की त्रिज्या होगी और ये ओ बी ये भी बड़े वर्त की त्रिज्या होगी। तो ये हो गया आपका लंब, लंब रेखा। ये हो गया आपका 90 डिग्री वाला कोण, ये भी हो गया 90 डिग्री वाला कोण। तो अगर अपन इन दोनों त्रिभुजों को कर दे सर्वांग, तो सर्वांग के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो उससे AP और PB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अपन कैसे कहेंगे, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए। देखो एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने बना लिया ये वाला कोण O A और P, दूसरा ये ले लिया अपन ने O P B। तो ये तो लंब है, इधर भी लंब है, ये बात त्रिज्या होगी, ये वो त्रिज्या होगी। ठीक है ना, तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें AO और इसके अंदर BO बराबर है। इसके बाद में अपन ये बोल सकते हैं इसमें कोण P 90 डिग्री का है, इसमें भी कोण P 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिख देंगे कोण P बराबर कोण P, दोनों 90 डिग्री के है। ये लंब रेखा OP बराबर OP विनिष्ट है। तो यहाँ नियम लगे RHS R, ठीक है ना, HS RHS से नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समांसम होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समांसम हो गया तो सिद्ध हो गया इसकी भुजा AP और इस त्रिभुज की भुजा PB संगत भाग बराबर होते हैं। इस हिसाब से ये दोनों बराबर हो गए, सिद्ध हो गया। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जो केंद्र है छोटे वर्त का केंद्र O है और ये बड़े वर्त का केंद्र भी O है। तो छोटे वर्त के केंद्र O से इस AB पे मैं जो रेखा खींच रहा हूँ वो क्या है, लंब है। ठीक है, फिर ये भी बड़े वर्त का केंद्र है। अब ये बड़े वर्त के केंद्र से ये जो OP वो लंब है, वो इस जीवा का क्या करेगी, समद्विभाजन करेगी। ये भी अपन ने पढ़ा है 9th कक्षा के अंदर। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि केंद्र O से जो लंब खींचा गया है OP वो AB पे लंब है। ठीक है, फिर केंद्र O से जो AP लंब खींचा है वो AB जीवा का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। ये हो गया अपना प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये सर्वांग समता वाला नियम अपनाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं त्रिभुज, कौन सा वाला, OPA, OPA और त्रिभुज OPB, इन दोनों में करेंगे बराबर। तो मैंने देखा यहाँ वाला देखो OP लंब दिखाई दे रहा है, कैसे, तो लिख देंगे
यहाँ लिखेंगे इसमें OP OPA ये वाला कोण, OPA ये वाला कोण बराबर है OPB ये वाले कोण की, दोनों के दोनों क्या समकोण है, OPB। ठीक है, तो यहाँ कारण लिख देंगे बराबर क्यों है, तो लिखेंगे OP लंब है AB पर। ठीक है, तो केंद्र से खींची गई रेखा जो लंब होती, ये नियम लिख देंगे, केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से खींची गई रेखा AB ज्यों पर लंब है। ये अपन ने 9th पढ़ा था, केंद्र से खींची गई रेखा ज्यों पर लंब होती है, पढ़ा था 9th में, AB ज्यों पर लंब है। ठीक है, तो इसलिए ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या देख पा रहे हैं, ये तो हो गया आर मतलब राइट एंगल। फिर होता है हाइपोटेनस का, तो देखो यहाँ पर ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों की दोनों त्रिज्या है बड़े वर्त की, तो लिख देंगे इसमें भी ए हो त्रिज्या, इसके अंदर बी हो त्रिज्या, बराबर है, तो लिख देंगे बराबर क्यों है, बड़े वर्त की त्रिज्या लिख देंगे, बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या से ये बराबर है। ठीक है, और ये OP जो है दोनों कॉमन है, तो OP लंब हो गया बराबर OP, तो लिख देंगे उभयनिष्ठ लंब, उभयनिष्ठ है सीधा लिख दो, उभयनिष्ठ है कॉमन है। तो अपने क्या देखा यहाँ पर R मतलब राइट एंगल, H मतलब कर्ण, S का मतलब अन्य भुजा जो कि लंब के रूप में आई है, तो RHS नियम से इस प्रकार RHS से त्रिभुज OPA सर्वांग हो गया त्रिभुज OPB के, और जब ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो इसके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसको अपने को ये सिद्ध करना था ना, देखो AP और PB को, तो देखो AP इस त्रिभुज का भाग है और PB इस त्रिभुज का भाग है, तो अपन लिख सकते हैं अतः AP बराबर PB होगा बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी से, ये हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, हेंस प्रूफ। ये लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा था ना एक तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और सेकंड वाला भी बताया था क्या कि OP लंब है AB पे, छोटे वर्त के केंद्र के O से AP लंब है AB पे। ठीक है ना, फिर बड़े वर्त के केंद्र से जो OP लंब है वो AB जीवा का क्या करते हैं, समद्विभाजन करता है, तो ये सिद्ध हो जाएगा इससे, बस इतना, दूसरे तरीके से ऐसे करना है। ठीक है, वर्त ले लिया, अब अपने इस पे लेते हैं एक व्यास जो क्या केंद्र इसका व्यास लेते हैं। ठीक है, ये मैंने व्यास खींच दिया। ठीक है, ओ ये आ गया बिंदु, व्यास का सिरा A और ये व्यास का सिरा B। ठीक है, तो लिख देंगे व्यास AOB है, सीधे क्या करना है कि व्यास के सिरे मतलब यहाँ A से और B से जो स्पर्शिका खींचेंगे, तो यहाँ से एक स्पर्शिका खींचनी है बिंदु, स्पर्श बिंदु A से ये, और यहाँ से स्पर्शिका खींचनी है बिंदु B से ये, इसको नाम देंगे PQRS। तो सिद्ध करना है ये कि जो स्पर्शरेखा वो समांतर है, मतलब PQ और RS को समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQ समांतर RS। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी अपन ने कुछ उदाहरण किए थे ना, याद है ना, तो उस उदाहरण में से एक था प्रमेय 10.1 वाला। क्या कहते हैं 10 पर में कि जो बिंदु A है स्पर्श बिंदु है,
ये जो बिंदु बी है वो भी स्पर्श बिंदु है ना। तो 10.1 के अनुसार स्पर्श बिंदु पर जो ये त्रिज्या है वो क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब इस वाले को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री वाला कोण बोलेंगे, और इधर भी क्या बोलेंगे, 90 डिग्री वाला कोण बोलेंगे। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार कोण बन गया, देखो ये वाला जेड का रूप बन रहा है, देखो इधर भी 90 आ रहा है और इधर भी 90 आ रहा है। तो जेड का रूप होता है तो वहां कौन सा कोण बनता है, एकांतर। तो इसका मतलब जब ये वाला कोण एकांतर से बराबर हो गया तो इससे सिद्ध हो जाता है कि पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है। अपन ने पढ़ा है ना कि जब एकांतर कोण, संगत कोण या तीर रेखा के एक तरफ वाले कोण संपूर्ण हो तो इसे सिद्ध हो जाता है कि वो रेखा समांतर होती है। तो ये जहाँ कोण बनता है, वो जहाँ कोण बराबर हो जाता है तो वो रेखा वहां पर समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, एकांतर हो रहा है, 90 डिग्री बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये पी क्यू, ये आर एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब समांतर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ, यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श बिंदु ए से, स्पर्श बिंदु ए से, ठीक है ना, इसको बोल देंगे कोण ए। स्पर्श बिंदु ए से जो ए ओ, ये लिखा ना, ए बी एस लंब, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ लंब है तो लिख देंगे इस बिंदु ए से जो ए ओ त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, किस पे, पी क्यू पे। इसलिए इसलिए कौन ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये लंब क्यों हो जाएगी, 90 डिग्री कौन बनाती है, प्रमेय 10.1 से, 10.1 से। ठीक है, तो फिर यहाँ भी लिख सकते हैं बिंदु बी से ये जो स्पर्शरेखा है वो क्या होती है, लंब होती है। तो लिख देंगे यहाँ पर भी ऐसे, स्पर्श बिंदु बी से, ठीक है, कोण बी भी क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा, वही नियम प्रमेय 10.1 से, ठीक है। प्रमेय 10.1 कहते हैं ना कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचोगे वो लंब होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु ए और बी से जो त्रिज्या खींची गई लंब हो रही है, तो इस प्रकार अपन इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, है ना। ये देखो इधर भी 90 इधर 90 है तो बोल देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। और ये बराबर क्यों हुए, आप ऐसे भी बोल सकते हो 90-90, इस हिसाब से बोल सकते हो समीकरण 1 व 2 से। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर जेड का रूप बन रहा है एकांतर से, देखो है ना। तो लिख देंगे ए बराबर बी है एकांतर से, एकांतर दोनों 90-90 डिग्री के एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो अपन कह सकते हैं इस प्रकार आप लिख देंगे ये सिद्ध हो गया कि पी क्यू समांतर है आर एस के। ये लाना था, ये आ गया हैंस प्रूफ, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब अपन क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे और उस पर एक स्पर्श रेखा लेंगे, वो स्पर्श रेखा जहाँ मिलेगी वहां आएगा स्पर्श बिंदु। तो उस स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो लंब होती है, और ये जो लंब होगा वो केंद्र से होकर जाएगा, कह रहा है ना, खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाएगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन इसके लिए चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्त बनाया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया इसका केंद्र ओ, केंद्र ओ। यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ मैं और यहाँ से मैं एक स्पर्शरेखा खींच देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्पर्शरेखा खींच दी जिसका नाम होगा ए बी, ए बी। और इस बिंदु ओ से इस स्पर्शरेखा पर एक रेखा खींची जो कि त्रिज्या है, इसको नाम नेम दिया पी। क्या नेम दिया, पी। तो इस प्रकार ओपी लंब होगा इस स्पर्शरेखा पर प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, ठीक है।
इसके अनुसार ये क्या होगा, लंब होगा। अपने को सिद्ध करना है कि जो आपने लंब खींचा है, लिखा ना, खींचा गया लंब वर्ग के केंद्र से होकर जाएगा। तो ये जो लंब खींचा है ना, तो ये केंद्र से होकर जाएगा, ये देखना है, ठीक है। तो अपने को इसलिए एक रचना भी करनी पड़ेगी। रचना ऐसी होगी कि मान लेते मैंने एक बिंदु लिया यहाँ पर एम, एक बिंदु एम ले लिया यहाँ पर, और इसको, इस बिंदु एम को इससे मिला दिया, ठीक है, इसे मिला दिया। तो इस प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि ये जो एम पी रेखा है वो केंद्र से होकर जा रही है। तो ये अपने को ये सिद्ध करना है कि जो एम पी है वो केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वर्ग खींचा, केंद्र ओ वाला, केंद्र ओ वाला एक वर्ग खींचा, ये लिख देंगे, एक वर्ग खींचा। उसके बाद में क्या किया, अपन देख पा रहे हैं, ये देखो वर्ग खींचा, और यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं वो लिख दे, एक तो स्पर्शिका दिखाई दे रही है, ठीक है, और केंद्र बिंदु से पी को मिलाया, यहाँ पर 10.1 करने के अनुसार ये सारी चीजें अपने को यहाँ लिखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे केंद्र ओ वाला वर्ग खींचा, उसके बाद अपन ने रचना की है ना, तो वो लिखेंगे रचना, रचना लिखेंगे। रचना में क्या होगा कि बिंदु ओ को पी से मिलाया, तो लिखेंगे एम को पी से मिलाया, ठीक है। और सिद्ध करना है, देखो क्या, ये देखो कह रहा है ना कि जो भी लंब खींचा गया है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, जो लंब खींचा गया है वो केंद्र, वर्ग के केंद्र से होकर जाएगा। तो अपन देखो ये स्पर्श रेखा, ये रहा स्पर्श बिंदु, ये लंब खींचा अपना, ठीक है ना। तो ये जो लंब है वो केंद्र से होकर जाएगा, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब अपने को सिद्ध करना है कि एम पी जो है वो केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखना है एम पी लंब, एम पी जो लंब है केंद्र से होकर जाएगा, ये सिद्ध करना है। केंद्र से होकर जाएगा, ये अपने को चित्र के अनुसार देख करके बता दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग सिद्ध करना है। ये जो एम पी लंब है वो केंद्र से होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ने देखा कि केंद्र ओ है, केंद्र से अपन ने, केंद्र ओ है ना, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु पी है, तो पी से केंद्र ओ तक ये जो है त्रिज्या वो क्या है, लंब होगी, किसके अनुसार, 10.1 परमे के अनुसार। तो लिख देंगे यहाँ पे अपन ओपी लंब है ए बी पर, लिख देंगे 10.1 परमे से, 10.1 परमे से, ठीक है, 10.1 परमे से। इस प्रकार अपन ये बोल सकते हैं कौन ओ, ये वाला, ये जब लंब है तो अपन बोल सकते हैं ना ओ पी बी कौन 90 डिग्री का होगा, ओ पी बी बराबर कौन 90 डिग्री का होगा, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर देखो ये जो बिंदु एम है, तो अब जैसे मैं इस ओपी को आगे तक बढ़ाऊंगा बिंदु एम तक, ठीक है ना, इस ओपी रेखा को मैंने आगे तक बढ़ाया बिंदु एम तक, तो इस प्रकार अब जो कौन बन रहा है ये भी क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है। देखो एम पी बी ये भी 90 का बन रहा है, क्योंकि देखो एक कोण पहले से बना हुआ है। और अगर इस जैसे मान लीजिए ये 60 का होता है, मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का कोण है नहीं, मान लीजिए ये 60 का है, अगर मैं इसको इसी दिशा में बढ़ाता हूँ, इसी दिशा में बढ़ाने पर भी इसका जो मान है कोण वो ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इस कोण का मैं दिशा चेंज करता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब कोण की वैल्यू चेंज होगी, पहले से कम होगी, पहले ज्यादा थी, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। अब क्या करेंगे, तो अपन देखा कि पी ओ रेखा जो कि त्रिज्या है इसको आगे तक बढ़ाया बिंदु एम तक, इस प्रकार ये भी सेम दिशा में बढ़ रहा है। देखो ये वाला ओ पी बी, ये जो कोण है ये भी इसी दिशा में है, मतलब ये भी समकोण बना रहा है। और पी को ओ तक ना ले जाकर ओ से भी आगे तक बढ़ाया, ठीक है ना, पी ओ को आगे तक बढ़ाया, तो इस प्रकार ये भी इसी दिशा में बढ़ रहा है, ये भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी एम पी बी एक 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। क्या लिख देंगे, एम पी बी ये भी अपना 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। 90 डिग्री कौन क्यों बना रहा है? एक ही दिशा में बने कौन, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन के कौन है, इसी दिशा में वो बन रहा है, इसी दिशा में ओपीबी बन रहा है, उसी दिशा में एमपीबी है, एक ही दिशा का कौन, तो इसलिए भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब हम देख पा रहे हैं ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। समीकरण 1 का आरएचएस है दायां पक्ष, दोनों में क्या है, 90 है। तो जब इस समीकरण का और इस समीकरण आरएचएस बराबर है, तो इस समीकरण का एलएचएस और एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख देंगे ओ पी बी बराबर होगा कौन, एम पी बी, समीकरण 1 व 2 से। ये हो गया समीकरण 1 व 2 से, ये लिख दिया। तो इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार ये समझ में आ गया कि ओपीबी और एमपीबी दोनों बराबर है, दोनों एक ही है। तो अपन कह सकते हैं ये जो त्रिज्या है वो केंद्र से जा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार हैंस प्रूफ की जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या ओपी लंब है स्पर्श रेखा एबी पर, स्पर्श रेखा एबी पर, वह क्या होगी, केंद्र से गुजरेगी, केंद्र से होकर जाएगी। ये प्रूफ हो गया, केंद्र से होकर जाएगी, ये अपना आंसर आएगा। कैसे, देखो त्रिज्या ओपी लंब है, ये देखो ये ओपी लंब है इस एबी पे, और ये जो एबी स्पर्श का इस पर लंब है और केंद्र से होकर जा रही है। ये केंद्र से होकर कैसे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपनी सिद्ध कर दिया ओ पी बी वाला कोण भी 90 का है, और जो केंद्र से होकर जा रही है, जो रेखा आगे तक बढ़ा रहे हैं, केंद्र से होकर जा रही है एम तक, तो एम पी बी 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये त्रिज्या और एम पी बी, मतलब त्रिज्या से जो कोण बन रहा है ना ओ पी बी वाला, और ये एम पी बी, ये भी क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तब होता है जब लंब होता है, इसका मतलब ये ओ पी बी लंब है, तो एम पी बी लंब होगा। तो इसका मतलब ये केंद्र से होकर गुजरेगी त्रिज्या, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर बताए इससे, यहाँ पर दोनों सिद्ध हो गया, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिज्या केंद्र से होकर गुजरेगी, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो फाइनल एग्जाम वार्षिक में आ सकते हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ।